इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्रीमती संतोष अहलावत। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे अथवा नहीं, ये प्रारब्ध होता है। अपन राजनीति को एक बार के लिए थोड़ा सा साइड में छोड़ दें तो श्रीमती संतोष अहलावत कौन है? नेशनल लेवल की मैं खिलाड़ी रही हूँ। 2008 में हार का सामना करना पड़ा। अब है ऐसे, मतलब माता सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। कैसे तय किया मैडम कि अब सही समय है और इस समय रिजाइन कर देना चाहिए? पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया, मैंने वो लड़ा। उस समय थोड़ा डर नहीं लगा कि जीते हुए हैं, टिकट हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब जीत चुके हैं ना, सीट आ चुकी है? तो लोग बदलाव चाहते थे। कैसा लगा मैडम? गर्व का पल रहा होगा कि देखिए, जेंडर शारीरिक रूप से कमजोर और बलवान हो सकता है। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं तो मतलब खुशी से फुला नहीं समा रहा होता। 2023 में मैडम टिकट मिली, रिजल्ट्स क्या रहे वो तो सभी के सामने हैं। जिसने जो किया वो उचित जगह, सब बात चली गई है और सबको ध्यान है। पार्टी के युवा फेस हैं सतीश गजराज, आपको टिकट मिलने के बाद सभा की, तो इसको ठीक मानेंगी, गलत मानेंगी? क्या व्यूज हैं आपके? ये सब चीजें पता कौन करता है? जिनका फैमिली से क्या मिला आपको संस्कार कैसे मिले। पिछले दिनों विधायक श्रवण कुमार हमारे स्टूडियो में थे मैडम, और उन्होंने कहा कि पहली बात तो वो आपको नेता नहीं मानते। मुझे इस बात की परवाह नहीं, वो तो महिलाओं को ऊँटनी, सांड, घोड़ी ये बोलते हैं। रिश्वतखोरी या जो भी लोग करते हैं, अधिकारी जो भी चीज़ें करते हैं, तो उनके ऊपर बराबर वो डांटते हैं हर चीज़ों को लेकर के, और रिश्वत अगर कोई लेता है तो ली हुई रिश्वत को वापस दिलाते हैं, ऐसा भी उन्होंने हमें बताया। मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है। एक डोमेन में है, होंगी, आप ढूंढ लो। आप कई लोगों को बोलो, आप बहुत अधिकारियों के इंटरव्यूज भी करो। आपको लगता है कि अब कुछ कंपटीशन बढ़ गया है? कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं है, और टिकट मांगने का राइट भी सबको है। एक स्कूल को बड़ी सफलता उसके लिए आप मानते हैं? सैनिक स्कूल है, नेशनल हाईवे है, मेडिकल कॉलेज है जी। पेपर लीक अब आगे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, और होंगे किसी ने करने की हिमाकत की। ऐसी घिनौनी हरकतों के रेशो देखिए आप। महिला सबसे असुरक्षित अगर किसी राज में थी तो वो कांग्रेस में थी। क्या आपको लगता है कि 3 से 4 साल क्या आप ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाई और उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला? तो लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, एक हाई क्लास फीस भी है। वो देखिए आप, मैं आपको नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दूंगी, बात कीजिएगा। गर्ल्स की फ्रीडम को मैडम कहाँ तक सही मानती हैं? उसके लिए कोई क्राइटेरिया मन में है? कोई तो कहता है कि मुझे कोई टोके ही नहीं, ये फ्रीडम है। ये आप बोल रही हैं, अगर ये मैं बोलता तो बहुत सारे लोग कार्ड खेल के आ जाते। फिर आप ढोंग क्यों कर रहे हो कि आप समाज में बराबरी? क्या बराबरी, कहाँ बराबरी? क्या गेम्स के लिए सूरजगढ़ के पास पर्याप्त संसाधन है? टेनिस पर अभ्यास के लिए, जैसे मैंने बताया, जैसे कोई बच्चा स्विमिंग में आपकी तरह अच्छा होना चाहता है, कहाँ आप तो एक बात कह रहे हो जो मैंने की थी। जी। मुझे वो फैसिलिटी वहाँ मिली थी, पर मेरे यहाँ नहीं होती तो मैं तो कबड्डी भी खेलती थी। वो बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? लव मैरिज को आप सपोर्ट करती हैं, नेगलेक्ट करती हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं? मॉर्निंग वॉक, योगा अभ्यास, भरोसा करती हैं इन सब पे? देखिए, मैं 5 बजे उठती हूँ, वॉक करके आती हूँ, योगा करती हूँ। इस सत्र का मैडम सबसे बड़ा सवाल कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। लोग दुआई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि धर्मनिरपेक्ष देश लिखा। हाँ, कोई ऐसी प्रेरक मूवी जो अच्छी लगी हो? स्ट्रेस वगैरह कभी होता है? स्ट्रेस तो सबकी जिंदगी में है। जीवन में सुरेंद्र अहलावत जो हस्बैंड है, कितना सपोर्ट रहता है? उनके बिना एक्चुअली मैं खुद की कल्पना नहीं कर पाती। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत लंबा है। सांसद भी रही, विधायक भी रही, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, कई सारी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में काम किया, और गर्ल्स के डेवलपमेंट के लिए हर तरह से उन्होंने अपने संभव प्रयास किए। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्रीमती संतोष अहलावत। तो स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ इनका। जी मैडम, सबसे पहले तो आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैडम, काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति के अंदर आप आई कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे अथवा नहीं, ये प्रारब्ध होता है। एक्चुअली मेरा राजनीति से बहुत गहरा नाता नहीं था, और मैंने विद्यालय भी इस सुदूर क्षेत्र में जो हरियाणा की सीमा पर बसा हुआ है, यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए विद्यालय खोला था, और लोगों को लगा कि मैं अच्छा काम राजनीति में भी कर सकती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, बेबाक बोलती हूँ,
तो इस नाते लोगों ने मुझे कहा, और मैंने पहला चुनाव 1996 में जिला परिषद का लड़ा और मैं जीती, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो कोई सुनियोजित तरीके से मैं राजनीति में आई हूँ ऐसा नहीं है। जी। तो अगर अपन राजनीति को एक बार के लिए थोड़ा सा साइड में छोड़ दें तो श्रीमती संतोष अहलावत कौन है? मैं बिल्कुल सामान्य किसान के घर में जन्मी एक किसान की बेटी हूँ। ज़मीन को जानती हूँ और क्या क्या कठिनाई गांव में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में फेस करनी पड़ रही है वो समझती हूँ। मेरी शिक्षा सारी बहुत अच्छे कॉलेज विद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मेरा अच्छा एकेडमिक स्तर रहा है। मैं अच्छी डिबेटर रही हूँ, नेशनल लेवल की मैं खिलाड़ी रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने वो चीज़ महसूस की है कि गांव के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पेशली महिलाओं को। महिला शिक्षा उस समय ना के बराबर थी और बाल विवाह, फिर इसके बाद महिलाएं आगे आकर अपनी बात को कहने में भी अपने आप को असक्षम महसूस करती थी, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं है जिसको वो फॉलो करें, जिसको अनुसरण करें, जिसको वो अपनी बात शेयर कर सकें। तो धीरे धीरे एक इस क्षेत्र में मैंने ये महसूस किया कि महिलाएं, ख़ास तौर पर बालिकाएं या जो नौकरी में महिलाएं हैं वो, या फिर गांव की बिल्कुल सामान्य महिलाएं मेरा विश्वास करती हैं। वो मुझे अपनी बात शेयर करने लगी और मुझे भी ये लगने लगा कि मैं इनका सॉल्यूशन अगर कर सकूं तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह धीरे धीरे लोगों से जुड़ाव स्वतः ही होता गया। जी। सबसे पहले जब आपने चुनाव लड़ा तो बीजेपी पार्टी के साथ लड़ा? हाँ, मेरे पिताजी असल में जनसंघ के कार्यकर्ता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और मेरे घर का वातावरण हमेशा ही भाजपा समर्थित रहा। मैं पैदाइशी, जिसको कहना चाहिए बोर्न, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ और अंतिम सांस तक मैं गर्व से ये कहती हूँ कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं मोदी जी की शिक्षाओं पे, उनकी कार्यशैली पर, उनके नेतृत्व पर विश्वास करती हूँ और मैं पार्टी के साथ सदैव खड़ी रही हूँ। इसलिए मैं शुरू से भाजपा की कार्यकर्ता रही। जी। तो अगर अपन बीजेपी पार्टी की बात करें तो कौन से ईयर में मैडम आपने ज्वाइन किया? मैं 1996 में पहला चुनाव लड़ा था मैंने, और वो पार्टी के साथ था? और मैं उसके बाद से लगातार कई चुनाव लड़े मैंने। कुछ में मैं जीती, कुछ में मैं हारी, लेकिन मेरी विचारधारा, मेरे खून में राष्ट्रवाद शुरू से है और मेरी अवधारणा है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। जी। तो इस भाव को मैंने अपने घर में देखा, मेरे पिता से शिक्षा मुझे मिली और मैं अपने जीवन में सबसे ऊंचा राष्ट्र को मानती हूँ और दूसरा मेरी पार्टी को मानती हूँ, तीसरा कहीं जाके मेरी निजता आती है। तो मैं पार्टी के लिए ही काम करती रही हूँ, करती रहूँगी। मैडम, थोड़ा सा लोग फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आप पली बड़ी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें रही जिन्होंने इतना आगे आपको ला करके खड़ा कर दिया कि आप नेतृत्व कर रही हैं? देखिए, मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर का, मेरे इन-लॉज का और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है और सब मेरे जो साथ हैं उनको मैं एक परिवार मानती हूँ। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हर तकलीफ़, हर दुख में, हर कमी में, हर अधिकता में, हर खुशी में वो लोग मेरे साथ खड़े रहें तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है और ये परिवार ही मेरा संबल है, सही पूछा जाए तो। कभी निराशा के भाव भी आए होंगे बहुत बार ज़िंदगी में, लेकिन ठीक है, साथ रहे लोग तो साथ अपनों का होता है तो आदमी मुश्किलों को भी सहजता से पार कर जाता है। तो संघर्ष का जीवन तो देखिए सभी का रहता है, पर भगवान की दया से, ईश्वर की असीम अनुकंपा मुझ पर रही कि सब साथ रहे मेरे। मैडम, अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो 2008 में हार का सामना करना पड़ा, उसका मैडम आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा? हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं।
सदैव ही कोई जीतता नहीं है और सदैव ही कोई हारता नहीं है। परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कोई अपनी असफलता का या अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़े, मैं उनमें से नहीं हूँ। जी। कुछ खामियां, कुछ कमियां, कुछ रहा होगा, कोई बात नहीं है। मैं चुनाव जीती भी हूँ तो मैं चुनाव हारी भी हूँ, आपको पहले भी कह चुकी हूँ। तो मुझे अब ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत खलती हैं, लेकिन इतने बड़े सिस्टम में खामियां तो ऑब्वियसली रह जाती हैं। जी, मतलब आप स्वीकार कर रही हैं कि हार या जीत दोनों स्वीकार हैं, और हार होगी तो मंथन होगा और जीत है तो ठीक है, ऐसा समझे? देखिए, सफलता है, सफलता जिंदगी के साथ सदैव जुड़ी रही है। कौन है जिसको असफलता नहीं मिली, जिसके सामने कठिनाइयाँ नहीं आई, जिसको परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी? ये बात अच्छी है। सब हैं ऐसे, मतलब माता सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इससे विचलित होने की कोई बात नहीं है। धैर्य खोना कोई अच्छी योग्य इंसानों की फितरत नहीं होनी चाहिए। सो दैट कभी जो सामने ज़िंदगी में आया है उसको स्वीकार कीजिए, कमियां अपनी हैं तो उसे ठीक कीजिए। दूसरों की कमियां निकाल कर और सारा उनको डिस्क्रेडिट देना, इट्स नॉट माई जॉब एक्चुअली। जी। 2013 में मैडम आपने चुनाव लड़ा और आप जीती, आपने रिज़ाइन किया और फिर आप सांसद के लिए चुनाव लड़ी। कैसे तय किया मैडम कि अब सही समय है और इस समय रिज़ाइन कर देना चाहिए, या उस समय ये भी था कि जैसे मोदी लहर भी चलती थी, तो क्या ये उन चीज़ों को देख करके डिसाइड किया गया या कुछ और मन में था? देखिए, मैंने डिसाइड कुछ भी नहीं किया, और भाजपा में व्यक्ति डिसाइड नहीं करता। पार्टी आला कमान, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी डिसाइड करती है कि किस कार्यकर्ता को किस समय क्या जिम्मा देना है। पार्टी ने जब जब मुझे कोई जिम्मा दिया, मैंने उसको बहुत ईमानदारी पूर्वक उस काम को किया। उन्होंने मुझे 13 में विधानसभा लड़ाया, मैंने लड़ा, बड़े मार्जिन से हम जीते। पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया, मैंने वो लड़ा, और पहली बार भाजपा का कमल का फूल झुंझुनू में खिला। और जब जब पार्टी ने मुझे कोई जिम्मा दिया, कोई दायित्व दिया है, मैंने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन उसका किया। ये मेरा फैसला नहीं था, पार्टी जो कहेगी मैं आगे भी वही करूँगी। तो ये पार्टी का डिसीजन रहा। उस समय थोड़ा डर नहीं लगा कि जीते हुए हैं, टिकट हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब जीत चुके हैं ना, सीट आ चुकी है, कहीं दोबारा कुछ हो गया? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ लोगों का बहुत विश्वास करती हूँ, जैसे ईश्वर का, मेरे परिवार का, मेरी पार्टी का और मेरे कार्यकर्ताओं का। मेरी ज़िंदगी में यही घटक हैं जिनके इर्द गिर्द मेरी लाइफ चलती है, मेरी सांसें चलती हैं। मैं ये भरोसा कभी क्षीण नहीं होने देती हूँ। मुझे भरोसा था कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो बीड़ा उठाया है उसमें हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरे सामने जिस परिवार ने चुनाव लड़ा था, लगभग 50 वर्ष उनको हो गए थे लोकसभा की जिम्मेदारी मिलते मिलते, लेकिन ज़िले के लिए एक भी कोई बड़ा काम वो कर नहीं पाए थे। और लोगों को बहुत खटकता था कि लोकसभा जब सत्र चलता है तब झुंझुनू का नाम लेने वाला कभी हमने सुना ही नहीं था। हमने कभी ये नहीं सुना था कि झुंझुनू की कोई मांग उठाने के लिए कोई वहाँ का सांसद खड़ा है। लोगों को सांसद की इवन भूमिका क्या रहती है ये भी नहीं पता था। तो लोग बदलाव चाहते थे और मोदी जी पर लोगों को भरोसा था जी, इसलिए उस समय हम जीते और हमने बहुत ऐतिहासिक काम, मैं आपको बताऊंगी, वो किए हमने। तो मैडम पहली बात तो सांसद तो आप बनी ही, लेकिन झुंझुनू क्षेत्र के अंदर पहली महिला सांसद भी आप थी। कैसा लगा मैडम? गर्व का पल रहा होगा। देखिए, मैं इन चीज़ों को विश्वास कम करती हूँ, महिला और पुरुष। योग्यताएं महिलाओं में भी होती हैं, पुरुषों में भी होती हैं, और काम करने की अगर आपका मानस है तो आसान तो राह पे चलना भी नहीं है, वहाँ भी कांटे चुभ सकते हैं जी। तो कठिनाइयाँ भरा सफ़र तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि हम कितनी भी ये दावा कर लें कि पुरुष और महिला बराबर हैं, आज फिर भी हमारे समाज में ये माना जाता है कि ये महिला है, कर नहीं पाएगी। ऐसा व्यूज बहुत
मतलब ज़्यादा प्रतिशत उन लोगों का है जो ये मानते हैं कि ये महिला है इसलिए ये फला काम नहीं कर पाएगी। पर वो समय चला गया। अब घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर हर क्षेत्र में दक्षता के साथ काम करती महिलाएं ये दिखा रही हैं कि देखिए, जेंडर शारीरिक रूप से कमज़ोर और बलवान हो सकता है, बुद्धि में कोई बपोती पुरुषों की तो है नहीं। उल्टा ब्रेन तो फीमेल्स में ज़्यादा स्ट्रांग है। फीमेल्स में कुछ चीज़ें मतलब मातृत्व, दया और सहयोग, ये चीज़ें महिलाओं में ज़्यादा है। वो अधिक बारीकी से चीज़ों को समझती करती हैं। तो महिला में थी, इसलिए मुझे कहीं कमज़ोरी महसूस हुई हो या डर लगा हो या ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा के पहले सत्र में तो मैंने झुंझुनू जिले के लिए सैनिक स्कूल की मांग कर डाली थी जी। जो मेरा पहला कदम वहाँ था। मैं इससे पहले कभी लोकसभा मैंने देखा नहीं था, तो मेरे में कभी नर्वसनेस नहीं आई कभी। सच आपको बताऊं तो मुझे इतना आत्मविश्वास रहा मेरे अंदर। नहीं, नर्वसनेस के लिए नहीं कह रहे मैडम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे उस समय जब आप जीती तो पहली महिला सांसद थी, इस बात का गर्व है। तो मतलब अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं तो मतलब खुशी से फुला नहीं समा रहा होता। नहीं, देखिए, मैं जीती या महिला जीती ये गर्व की बात नहीं थी। मेरी पार्टी जीती, भाजपा जीती, ये गर्व की बात थी। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए झुंझुनू का वोट गया वहाँ, ये गर्व की बात थी। ठीक बात। 2019 में मैडम पार्टी ने आपका टिकट काटा, सुभाष पुनिया को टिकट मिला, उसका क्या कारण रहा होगा? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ये जानने का कोई राइट नहीं है कि मेरा टिकट क्यों काटा। वो पार्टी का फैसला था और मुझे मंजूर था। तो पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना, वो मेरी आदत में नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा की रह के भी उतना ही खुश हूँ और दायित्व तो मिले तो और खुश हूँ। और मुझे जब जब पार्टी कोई काम देगी तब मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करूँगी। मैं आपको फिर से ये बात कह रही हूँ। जी, क्या लगता है मैडम, पार्टी का कोई क्राइटेरिया है टिकट के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को या पहुंच वालों को या राजनीतिक घरानों को टिकट मिलती है। कहाँ, मैं बिल्कुल एक छोटे किसान की बेटी जिसको लोकसभा तक जाने का मौका मिला, वहाँ टिकट मिलने के कई सारे क्राइटेरिया हैं जो पार्टी की अंदर की नीति है। सो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँ नहीं, पर हमारे जो लोग फैसला करते हैं वो एकदम सटीक और सही होता है। ठीक है, मतलब पार्टी ने जैसा भी किया, जो किया, उसके पूरी तरह से आप समर्थन में हैं। 2023 में मैडम टिकट मिली और उसके बाद भी रिजल्ट्स क्या रहे वो तो सभी के सामने हैं। हार का सामना करना भी पड़ा, लेकिन पार्टी के अंदर के बहुत सारे लोगों ने बगावत की। आगे हम और भी सवाल पे आएंगे, लेकिन पहले एक बार आप इस बारे में बताएं। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। किसने क्या किया, वो किसी न किसी दिन उसको उस चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। आप किसी को अच्छा देते हो, आपको रिटर्न में पक्का अच्छा मिलता है। आप किसी के साथ बेईमानी करते हो, ज़िंदगी में उस बेईमानी को आपको 3 गुना 4 गुना रूप में भुगतना पड़ता है। किसने क्या किया जनता जानती है, पार्टी जानती है। मेरी ना तो आदत पहले रही है, न मैं आगे अपने चरित्र में इन चीज़ों को शामिल करूं। जिसने जो किया वो उचित जगह, सब बात चली गई है और सबको ध्यान में है। पार्टी के युवा फेस हैं सतीश गजराज, आपको टिकट मिलने के बाद सभा की, तो इसको ठीक मानेंगी, गलत मानेंगी, क्या व्यूज़ हैं आपके? बेहतर तो ये होगा कि आप मैंने क्या क्या किया वो पूछें, मेरे बारे में पूछें, और दूसरों के बारे में अपन चर्चा क्यों करें। कौन क्या कर रहा है सबके सामने है, और मैं होती कौन हूँ किसी पे भी किसी के बारे में भी बोलने वाली। और मेरी ये आदत नहीं है, मेरा ये कल्चर नहीं है, मेरा ये संस्कार नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें पता कौन करता है, जिनका फैमिली से क्या मिला, आपको संस्कार कैसे मिले, आप कौन से परिवार से आए हो, आपकी शिक्षा क्या है। ये सब बातें जो आदमी मतलब यही डिफरेंस है
कि कौन आदमी किस पर तीखी प्रक्रियाएं करता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलता है, घटिया शब्दावली यूज करता है, मौका पड़ने पर पार्टी का सत्यानाश कर देता है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं, वो सबके सामने हैं, सब उनके बारे में जानते हैं। मैं किसी के बारे में कोई भी शब्द या किसी का नाम ना तो लूँ, और आपने देखा होगा सभाओं में से भी मैं दूसरों के ऊपर टिप्पणियाँ नहीं करती हूँ, मैं इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अब्यूजिंग भाषा नहीं बोलती हूँ। बहुत लोग हैं जो जीत भी जाते हैं और पदों पे भी रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भाषा निकृष्ट श्रेणी की होती है, उनकी शब्दावली बिल्कुल गाली गलौज की लैंग्वेज होती है। सो दैट मैं तो करती नहीं। जी, पिछले दिनों विधायक श्रवण कुमार हमारे स्टूडियो में थे मैडम, और उन्होंने कहा कि पहली बात तो वो आपको नेता नहीं मानते, आपको बिजनेसमैन बताया, और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि अब कोई भी आ सकता है आगे राजनीति में, कोई भी जीत सकता है, पर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा उनका कहना था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको पहले भी एक बात बता चुकी हूँ, जिसको खून में, जिसको हेरिडिटी, जिसको डीएनए में, जिसको परिवार से संस्कार मिले, वो बात आदमी बोलता है, अपने लाइफ में वही एक्टिविटीज़ भी करता है। वो क्या बोलते हैं, मैं मोहताज नहीं हूँ इस बात की। वो मुझे नेता माने मत माने, मेरे को उनसे सर्टिफिकेट लेना नहीं है। वो क्या है ये भी मैं क्यों कहूँ, वो जो हैं सबके सामने है, मैं हूँ, मैं सबके सामने हूँ। उनकी शिक्षा मेरी शिक्षा, उनका रहन सहन उनका मेरा, उनका खानदान मेरा, ये कंपैरिजन हम किस लिए करें? लोग करेंगे ना। और हारे तो वो भी थे। पिछली बार वो हार गए थे, सरकार उनकी थी, पूछा था हमने उससे। तो उन्होंने बीजेपी के विधायक को एक काम का श्रेय लेने नहीं दिया और कहा जिसकी सरकार उसके काम। ठीक बात। अब सरकार हमारी है, तो अब कामों का श्रेय उनको कैसे जाएगा? इस पर सवाल है मैडम काफी सारे। नहीं जाएगा। वो देखिए उनकी आदत है जी। कुछ लोग हैं वो झूठ भी बहुत मजबूती से बोलते हैं, ढोल बजाकर बोलते हैं और हथकंडे अपनाते हैं कि कैसे मेरी झूठ सच साबित हो, कैसे मेरी झूठ लोगों को सच लगे। इसके लिए बहुत नीचे स्तर तक भी चले जाते हैं। तो मेरा तो काम नहीं है वो। मैं तो ये जानती हूँ कि आज जो काम सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय भजन लाल जी हमारी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी आज जो काम कर रही है पूरे राजस्थान में, वो उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है। उनके कहने से वो काम हो रहे हैं। तो वो कितना भी वो भूल गए, वो जस्ट पिछला 5 साल भूल गए। तब वो कुछ और बोलते थे कि मेरी सरकार मेरा काम, जी, वो कैची लेके पहुंच जाते थे। अब वो कुछ और बोल रहे हैं कि मैं करवा के लाया हूं। तो वो साफ करें कि वो तब सही थे कि वो अब सही है। वो डबल बात बोलते हैं, मौका पड़े तो वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। उनका कंपैरिजन भगवान के लिए मुझसे मत कीजिए आप। मैं उनको, वो मुझे क्या गिनते हैं, नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक बात। मुझे इस बात की परवाह नहीं। वो तो महिलाओं को ऊँटनी, सांड, घोड़ी ये बोलते हैं क्या? हाँ, बताइए हैं क्या महिलाएं? महिलाओं के लिए गलत शब्द करना तो उचित नहीं। वो मंचों पर से बोलते हैं ये बात। तो वो किनके पैदा हुए? महिलाओं के, स्त्री के। उनकी माता भी स्त्री है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहन भी स्त्री है। तो जो सम्मान नहीं कर सकता, जिसको पब्लिक ने चुनकर भेजा है, जो भाषा सही नहीं बोल सकता, लड़ाई तो फील्ड की वोट्स की लड़ाई होनी चाहिए। जब मेरे वोट आए थे वो हार गए थे, जब उनके वोट आ गए मैं हार गई। बात तो इतनी सी होनी चाहिए। व्यक्तिगत बातें, पहनावे पे, महिलाओं पर टिप्पणी, छीटाकशी और हंस हंस के मंचों पर से ऐसी लैंग्वेज यूज करना, लोग ताली बजाते हैं फिर ठट्ठा मार के हंस पड़ते हैं। तो ये इस उम्र में उनका की एक्टिविटीज, उनकी भाषा, उनका आचरण नहीं होना चाहिए।
मैडम जब हमारे पॉडकास्ट में वो आए थे तो उन्होंने बताया कि रिश्वतखोरी या जो भी लोग करते हैं, अधिकारी जो भी चीज़ें करते हैं, तो उनके ऊपर बराबर वो डांटते हैं हर चीज़ों को लेकर के, और रिश्वत अगर कोई लेता है तो ली हुई रिश्वत को वापस दिलाते हैं, ऐसा भी उन्होंने हमें बताया। मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि किसी की तरफ एक उंगली करने से पहले देखना चाहिए कि 3 उंगलियां खुद की तरफ है। डांटना दूसरी चीज़ है, लोगों को रिकॉर्डिंग करके धमकाना, मैंने 1000 ऐसे रिकॉर्डिंग उनकी सुनी है जो वो कर्मचारी को माँ बहन की गालियाँ बकते हुए और धमकाते हैं और कहते हैं कि सरकारी तो नहीं है, मैं तेरे को विधानसभा में देख लूँगा, मैं तेरा ये कर दूँगा, मैं तेरा वो कर दूँगा, और ऐसी लैंग्वेज जो इस पॉडकास्ट पे मैं मतलब बोल नहीं सकती मैं, ऐसी भाषा में वो लोगों को धमकाते हैं, वो लोगों की इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, 1 रुपया मुझ पर कोई साबित करे। भैया तुम्हारे कहने से नहीं होता, तुम क्या हो? अपने गीत अपनी डफली लेकर मत गाओ, ये बात लोग कहें, ठीक है, आपका आदर लोग करें। पर उनके समर्थक हैं वो तो करते ही हैं। देखिए समर्थक की बात नहीं है, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ मैं। समर्थक यानी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता तो करता है, आम पब्लिक में धारणा क्या है? आप अधिकारियों को सीक्रेटली पूछिए भाषा क्या होती है। मैंने आपको फिर कहा, देखिए गलती पर अधिकारियों को डांटना इज डिफरेंट थिंग, और उनको गलत भाषा बोलकर दूसरे को रिकॉर्डिंग करके फिर उसको धमकाना, उसको डराना, उसको बेइज्जत करना, ऐसी भाषा बोलना, निम्न श्रेणी के शब्दों का चयन करना जी, और हर किसी को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये बोलना, ये तो मेरी समझ से बाहर की बात है। ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स आपके सामने आई हैं? बहुत सारी, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी पब्लिक डोमेन में है, होंगी, आप ढूंढ लो। आप कई लोगों को बोलो, आप बहुत अधिकारियों के इंटरव्यूज भी करो, और आप सीक्रेटली लोगों से बात करो। एटलीस्ट आप मीडिया में बैठे हो, आपका काम लोगों के सामने चीज़ों को लाना है, पारदर्शिता लानी है, आप लोगों को के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, तो ये चीज़ें भी देखो। आप अधिकारियों को सीक्रेटली पूछो किसकी क्या छवि है, वो अपने आप आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ। तो धमकाना अलग चीज़ है, और गलती पर डांटना दूसरी चीज है, और इंसल्ट करना तीसरी चीज है। तो बेइज्जत करना, तो मैं किसी को भी गरीब हो अमीर हो, उस आदमी को बेइज्जत करने का राइट किसी के पास नहीं है। हाँ, मतलब आप ये आत्मसम्मान सबके पास है। हाँ, आप ये कह रही हैं कि अपने फायदे के लिए वीडियोस बना करके और किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलेट करना इज नॉट गुड। यहाँ हमारा क्षेत्र है, हमारे पास जो कार्यकर्ता यहाँ आप अफसर काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको काम कहना तो हमारा दायित्व तो बनता है, हम कहेंगे। वो नहीं करेंगे तो हम तीखे शब्दों में भी बोलेंगे, पर ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और ये करके आप अपने आप को बड़ा बताते हो, अगर महान बताते हो आप, और कौन सी रिश्वत लौटा दी हमको तो ये चीज़ें बहुत फ़नी लगती हैं मुझे तो। एक्चुअली मेरे तो लाइफ में ये चैप्टर नहीं है साहब जी। मैडम, राजनीतिक जीवन आपका काफ़ी लंबा रहा, आगे राजनीति में कितने समय तक और रहने का प्लान है? देखिए, जब तक आदमी कंफर्टेबली काम कर पाए, काम करना चाहिए। राजनीति में कितने दिन रहूंगी ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो मुझे चुनाव लड़ाएगी, कि संगठन का काम देगी, कि मुझे एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना पड़ेगा, ये तो पार्टी विल डिसाइड इट। लेकिन मेरे जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं काम करने में सक्षम हूँ, तब तक मैं राष्ट्र का काम, भाजपा का काम, मोदी जी का काम और आदरणीय भजन लाल जी का काम, पार्टी का काम मैं करती रहूँगी। और किस पद पर चुनाव लड़ेंगी ये तो पार्टी तय करती है? ये पार्टी तय जी, तो उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अगर आज मैडम सूरजगढ़ बीजेपी की सीट की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे लोग आजमाइश करते हुए नजर आते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ कंपटीशन बढ़ गया है? कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं है,
और टिकट मांगने का राइट भी सबको है, मांगनी भी चाहिए। लेकिन जो सदा ईमानदार पार्टी के साथ रहा उसी को टिकट मांगनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और पार्टी तो देखती है कि किसने क्या काम किया है। टिकट मांगना तो कोई बुरी बात नहीं, कंपटीशन होना भी कोई बुरी बात नहीं। पार्टी डिसाइड करेगी किसको लड़ाएगी। देखो, जनता ने आपको मौका दिया, सांसद आप रही, उस समय आपके कार्यकाल में क्या लगता है सबसे बड़ी सफलता क्या थी आपकी? देखिए, झुंझुनू जिले के लिए 2014 से 18 स्वर्णिम काल था। मैं सांसद थी इसलिए नहीं, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस से पीछा छूटा और मोदी जी के काम करने के तरीका और मुझे अवसर वहाँ जाने का मिला। मैं गई तब एकमात्र हमारे यहाँ शिखावाटी एक्सप्रेस चलती थी पहले, कभी छोटी रेल लाइन थी, बंद पड़ी थी लगभग 8 साल से। सारा उस समय मेरी डिमांड पे रेल को बजट मिला, रेल वापस चली। बहुत बड़ा काम जो हुआ वो हुआ झुंझुनू जिले को सैनिक स्कूल मिलना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैंने ये मांग लोकसभा में की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, ये हुई। और इसके बाद हमारे यहाँ एक राजस्थान का पहला जिला था जिसमें नेशनल हाईवे नहीं थे, एक भी नहीं था। और मेरे कार्यकाल में 5 नेशनल हाईवे मंजूर हुए, जिसमें कुछ तो बन भी गए थे। ये जो आप देख रहे हैं रेवाड़ी से फतेहपुर नेशनल हाईवे नंबर 11A, ये भी तभी मंजूर हुआ और बनना शुरू हुआ। पासपोर्ट कार्यालय यहाँ खुला, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खुला, वन स्टॉप सेंटर यहाँ खुला, यानी बहुत सारे 132 MDR उस समय मंजूर हुई। खूब सारा काम हमने सड़कों के मामले में, शिक्षा के मामले में हमने इस ज़िले के लिए किया। और मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छा समय रहा हमारा। और झुंझुनू जिला NCR में कैसे जुड़ जाए ये ट्राई मैंने की थी, पर मुझे दूसरा मौका मिला नहीं। तो बहुत सारे मेरे ड्रीम जो थे वो अधूरे भी रह गए जी। पर ठीक है, जो काम उस समय 5 वर्ष में हुआ वो कीर्तिमान ही था यहाँ पे, मान के। सैनिक स्कूल को बड़ी सफलता उसके लिए आप मानती हैं? सैनिक स्कूल है, नेशनल हाईवे है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है। कि क्या लगता है कि कुछ समय अगर और मिल जाता या दोबारा अवसर मिले तो ये कुछ काम है, ये कुछ कसक है जो अधूरी रह गई है, मैं फिर से करना चाहूँगी? बिल्कुल, बहुत सारे काम ऐसे हैं झुंझुनू जिले के लिए। और मैं आपको बता दूं, स्वर्ण जयंती स्टेडियम में 18 करोड़ का काम जब मेरे कार्यकाल में मैंने मंजूर करवाया था। राजस्थान की पहला सिंथेटिक ट्रैक वहाँ उस स्वर्ण जयंती स्टेडियम में बनी थी। इंडोर एक्टिविटी का बड़ा एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम वहाँ बना था। तो झुंझुनू जिले में बहुत पोटेंशियल है। खिलाड़ियों के मामले में भी और अच्छे अवसर उनको मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, इस क्षेत्र में काम होना चाहिए। झुंझुनू जिला शिक्षित जिला है। यहाँ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और बहुत सारी ज़रूरतें हमारी हैं। हमारी एयर कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। और चूँकि मैंने उस समय भी मांग रखी थी कि मंडावा जो है वो फिल्म सिटी बने, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हवेलियाँ हैं। अच्छा, पुरातन जो हमारे हवेलियाँ, हमारे बाकी जो बावड़ियाँ जो हैं उनका संरक्षण भी होना चाहिए। एक पुरातत्व के मामले में ये चीज़ें हमारे ज़िले में बहुत हैं जिनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस समय झुंझुनू वाले बीड़ को रिजर्व घोषित कराया, एक ये बांसियाल को मैंने रिजर्व घोषित कराया था। तो ऐसे बुहाना की बनी भी रिजर्व घोषित होनी चाहिए। यहाँ एक गो सेंचुरी बननी चाहिए, बहुत ज़रूरी इस एक क्षेत्र की है। अब देखिए, यहाँ पानी की गंभीर पीने के पानी की समस्या है। अब तो मैं आदरणीय भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना को उन्होंने वित्त पोषित कर दिया, वर्क ऑर्डर भी हो गया है। अदरवाइज हम तो पीने के पानी के लिए एक तरह से उजड़ने की कगार पे आ गए थे। अब यमुना का 10% हिस्सा जो राजस्थान का है वो आता है, तो झुंझुनू जिला के अंदर भी पानी आएगा। और सूरजगढ़ विधानसभा का 1 इंच सिंचाई के अंदर आता है, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। कुछ काम हैं जिनको होना चाहिए। जिले में इतने उद्योगपति हैं, इतने सैनिक हैं, इतने शहीद हुए हैं, तो यहाँ शहीदों के अच्छे स्मारक भी बनने चाहिए।
यहाँ जगह जगह स्टेडियम हमारे उपखंड लेवल पर अच्छे स्टेडियम होने चाहिए, जब हमारे खिलाड़ी जो है, जो हमारे पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं, वो तैयारी कर सकें, ऐसा होना चाहिए। गर्ल एजुकेशन या गर्ल सेक्स रेशियो के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब बात चालू की थी, तो हमने भी यहाँ एक मुहिम छेड़ी थी और उसमें बहुत जिसको कहना चाहिए कि रिमार्केबल हमने सफलता प्राप्त की थी कि 1000 लड़कों की एवज में 640 बेटियां थी और खूब मेहनत करके एक बड़ी मानव श्रृंखला हमने यहाँ बनाई थी और गिनीज बुक में वो नाम दर्ज हुआ था। तो आदरणीय मेनका जी ने भी वो लोकसभा में भी इस बात को कोट किया था कि झुंझुनू में ड्रॉप आउट बच्चियों को वापस स्कूल में जोड़ने का काम और गर्ल चाइल्ड रेशियो को सुधारने का काम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, भारत को उसका अनुसरण करना चाहिए। हमारे लिए प्राउड की बात थी ये। तो इस क्षेत्र में और काम की ज़रूरत है जी हाँ। और मौका एक किसानों के लिए जो है बहुत खरीद सेंटर खुलने चाहिए। हमारी सरकार हालांकि निरंतर किसान की आमदनी को दुगुना करने का काम कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड्स हमने इशू किए हैं, सोयल हेल्थ कार्ड हमने इशू किए हैं, हमने सब प्रकार की पेंशन्स में बढ़ोतरी की है। आदरणीय भजन लाल जी ईआरसीपी के काम में काम कर रहे हैं। हमने निरंतर यहाँ राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने का भी एक मुहिम शुरू किया था। अब जो हमारे पुराने जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम अभी प्रारंभ होने वाला है कल से। तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल जो सुनहरे 11 साल हैं, जो कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारत के लिए 11 साल हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत खड़ा हो गया है। ये कब ये मोदी है तो मुमकिन है, पॉसिबल तभी हो पा रहा है। और अब तो डबल इंजन की सरकार है हमारी, तो इसमें निरंतर किसान का, युवा का, महिला का सब ख्याल हम रख रहे हैं। पिछले दिनों जो कुठाराघात कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ किया था, पेपर लीक के कितने बड़े मामले हुए थे, देखिए जेल भर गई है और बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार भी उसमें आते जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं इनके शीर्ष नेता भी पेपर लीक करने के चक्कर में जेल न चले जाएं। तो निरंतर इसमें सुधार हो रहा है, भर्तियां निकली हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, ज्वाइनिंग मिल रही हैं जी। जो सपना हमने युवाओं को दिखाया वो हम पूरा कर रहे हैं जी। पेपर लीक अब आगे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, और होंगे किसी ने करने की हिमाकत की तो वो तुरंत जेल जाएगा। ये तो वो भी कह रहे थे उस समय कि हाँ नहीं गए ना, हाँ नहीं गए ना, वो तो खुद ही निकल आए ना। तो बस अब जो जेल जा रहे हैं वो देख लो आप, एसआईटी घोषित हो गई है। और मैं कहती हूँ आपको कि 5 साल के कांग्रेस के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार का रेशो देखिए आप, छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतों के रेशो देखिए आप। महिला सबसे असुरक्षित अगर किसी राज में थी तो वो कांग्रेस में थी। पानी का प्रबंध ये नहीं कर पाए, शिक्षा की समुचित व्यवस्था ये नहीं कर पाए। अब हमारे विधानसभा में आपके सिंघाना में जो जर्जरित एक धर्मशाला में अस्पताल चल रहा था, 7.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है, वो नया भवन बन रहा है। इसी तरह 8.5 करोड़ की राशि हमारी बुहाना में मिली है, वो नया भवन बन रहा है। कल के दिन 15 करोड़ की राशि 2 विद्यालयों के टूटे जीर्ण शीर्ण भवनों को मिली है, कल ही मिली है वो। तो देखिए हमारा काम करने का तरीका दूसरा है। हम दूसरों में खामियां निकालने की बजाय काम करने में विश्वास करते हैं जी। हम दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अपने स्तर को ऊंचा उठाने में विश्वास करते हैं। हम गरीब को गणेश मानकर काम करने में विश्वास करते हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जो सबके साथ एक साथ आपको खड़ी दिखाई दे रही है जी। और चार्ज लगने की बात कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहती हूँ, वरना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मंच में बहुत सारे लोग सुनेंगे, वो मेरा भी आकलन करेंगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। इसलिए मैं तो ये विश्वास दिला रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव ढाणी छोटे छोटे कस्बों में भी लोगों की सुध लेता है, उनके साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं का हल ढूंढने का मेरा एक गंभीर वादा आपके माध्यम से। जी। तो मैडम, जैसे आपने कि बताया छोटी गांव और ढाणियों से कनेक्टिविटी का, तो लोग आपसे भी सेम यही उम्मीदें रखते थे, तो क्या आपको लगता है कि 3 से 4 साल क्या आप ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाई और उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला? नहीं, 3 से 4 साल मेरे पास जिम्मा नहीं था कोई जी। तो भी मेरे पास जो लोग आए मुझसे जिन्होंने मदद मांगी, जो मैं उनके लिए कुछ कर सकती थी वो मैंने किया है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरी नहीं थी तो झूठी डींग मारना तो मेरी आदत में नहीं है। पर जो लोग मेरे पास मदद के लिए आए, मैं उनके साथ सदैव खड़ी रही। एक मानवता के और पहलू को हमने छुआ कि हमारे लोग जो विदेशों में काम कर रहे थे और किसी दुर्भाग्यवश अगर उनका देहावसान वहाँ हो गया, उनकी डेड बॉडीज 2-2, 3-3 साल से फंसी हुई थी, ऐसे लोगों की हमने बहुत मदद की है। हमारे यहाँ भालोट का एक व्यक्ति वहाँ फंस गया था और उसके ऊपर बड़े गंभीर चार्ज थे, हमारी सरकार उसको वापस घर वालों के पास लेकर आई जी। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ राजनीति की। राजनीति में फेम है, पैसा है, ये सब लोग कमाते हैं ऐसा नहीं, ये कुछ लोगों की फितरत में ये चीज़ होती है। सेवा के लिए भी राजनीति में लोग आते हैं। और किसको व्यवसायी कहते हो आप? कौन है व्यवसायी? मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, आपको बता दूं कि 1989 में मैंने विद्यालय शुरू किया। आज दिन तक कितने IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, भाई शिक्षा का तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना कम तोलता है मनुष्य, ना मिलावट करता है, ना टैक्स चोरी करता है। एजुकेट करना इज गुड थिंग। तो शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर अपने आप में किसी का मोहताज नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा साइंस स्कूल है तो वो टैगोर है। और रिजल्ट्स हमारे बोर्ड की तीनों मेरिट पहली, दूसरी, तीसरी हमारी आती रही हैं। आज भी हमारा रिजल्ट टॉप में रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? कुछ लोगों को आदत है वो सोने को भी पीतल कहने में अपने आप को माहिर समझते, वो किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं तो ये कह रही हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने समाज में शिक्षा की एक अलग जो जगह इस क्षेत्र में अच्छे बच्चे, टॉपर्स बच्चे हमने दिए और बहुत गरीब बच्चों की हमने मदद की है। बहुत गरीब परिवारों का हम सहारा बने हैं। ये मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर जानता है और मुझे दूसरे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। टैगोर स्कूल का जिक्र मैडम आपने किया, तो लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, एक हाई क्लास फीस भी है, तो क्या कुछ उसमें कुछ परसेंटेज होता है जिसमें मतलब बच्चों के लिए कुछ मुफ्त एजुकेशन या तो आप आओ जी तो आपको दिखाई दे। मेरे कहने से तो आप कहोगे वो कुछ है कह रहे थे, मैं कुछ कह रही हूँ। एक दिन आओ, मैं आपको इनवाइट करती हूँ विद्यालय में आकर देखो आप कि कितने अच्छे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, आप एक बार आओ। हमारा 1989 से लेके आज 2025 तक का एक बार स्कूल का सारा देखो आप, कितने गरीबों के बच्चे पढ़कर गए हैं वो देखिए आप। मैं आपको नाम, एड्रेस और फोन नंबर दूंगी, बात कीजिएगा। नहीं, एक मोटा हाथ कंगन को आरसी क्या जी नहीं। देखिए, मैं समझती हूँ कि शिक्षा निजी क्षेत्र में भी शिक्षा में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जी। कई बहुत अच्छे, मेरा ही स्कूल बहुत रेपुटेटेड स्कूल है। ऐसा नहीं हाई क्लास कौन से गांव में है हाई क्लास बताइए मुझे? शाड़ू में है, रघुनाथपुरा में है, मनोहरपुरा में है, कुड़ोठ में है, कहाँ है हाई क्लास? किसानों के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं हमारे यहाँ, मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। हाई क्लास स्कूल खोलना हो तो बॉम्बे नहीं जाती मैं, जयपुर नहीं जाती मैं। हाई क्लास किसको कहते हो आप? नहीं मतलब किसान कैसे हाई क्लास हुआ? और हाई क्लास फीस किसको कहते हो आप? बताओ तो सही मेरे को, क्राइटेरिया क्या है आपका? नहीं, क्राइटेरिया मीन्स जो एवरेज स्कूल्स होते हैं। एवरेज, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज स्कूल से मेरा मतलब है कि जो गरीब बच्चा जो ऐसे तो देखिए ऐसे तो गवर्नमेंट स्कूल खुली हैं, सब सुविधाएं वहाँ पे है, यूनिफॉर्म मिलता है, फीस नहीं लगती है,
कॉपी किताब मिलती हैं, वहाँ भी पढ़ाई होती है। पर जिनको जिस स्कूल में कंफर्टेबल फील होता है, बच्चा कुछ सीख के जाता है, वो वहाँ पढ़ाता है। इसमें कहने की कौन सी बात है? कोई हम जबरन आपको घसीट के लेके जाते नहीं नहीं वो देखिए, वो दूसरी बात है। वो कह रहे हैं उसमें आप ना जाएं तो बेहतर है। उनके पास कुछ और कहने को है नहीं। वो क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदी हैं, उनके पास कोई चार्ज लगाने के लिए, और चार्ज लगाने के लिए उनकी जबान जो है वो ऐसा फिसलती है कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। जी नहीं, मैं उन पे नहीं जा रहा था, जैसे सवाल मेरा उन पे नहीं था। मैं तो बस एक मोटा मोटी परसेंटेज पूछ रहा था कि जैसे नहीं, खूब गरीब बच्चों की हम मदद करते हैं, खूब। और ऐसी बहुत फीस हमारी नहीं है, पर क्योंकि टीचर्स भी हम बहुत अच्छे रखते हैं। परीक्षा परिणाम अच्छे देने के लिए आपको क्वालिफाइड टीचर्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे रखते हैं, हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, और मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सुविधाएं की बात करें तो सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। खैर, ये मेरे राजनीतिक से हटकर आप पूछ रहे हैं, तो कभी विजिट कीजिए, आपको खुद को लगेगा। ठीक है। एजुकेशन से मैडम आप जुड़ी हैं, गर्ल्स की क्वालिटी एजुकेशन पे क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए कि कम से कम इतना तो हो? देखिए, बालिकाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो है सुरक्षा की। जी। आए दिन उनके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, विद्यालयों में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की एक शिक्षा देनी अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब इस मुहिम में लगे हुए हैं कि बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग होनी चाहिए समय समय पर बालिकाओं की, और सुरक्षित वातावरण जी, उनको मिल सके, ये तो सुनिश्चितता होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, सैनिटरी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये सब तो होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ड्रॉप आउट बहुत करती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पर गरीब घर की बेटियों को वो थोड़ी बड़ी होते ही कामकाज में लगा लेते हैं, मजदूरी में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर अवेयरनेस समाज में आ जाए और बच्चियां भी बराबर पढ़ने लग जाएं और ड्रॉप आउट नहीं हो और हायर एजुकेशन तक वो पहुंच जाएं, तो अपने पैरों पे खड़ा होने में वो ज़्यादा सीरियसली काम करती हैं। तो एक समाज का जो स्तर है वो फैमिलीज का अपने आप ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। जी। गर्ल्स की फ्रीडम को मैडम कि कहाँ तक सही मानती हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया मन में है कि कम से कम इतनी फ्रीडम हो? देखिए, फ्रीडम की तो परिभाषाएं बहुत सारी हैं। जी, कोई तो कहता है कि मुझे कोई टोके ही नहीं, ये फ्रीडम है। बिल्कुल। कोई उच्च श्रृंखलता को फ्रीडम कहता है, कोई निजता में बहुत सारी बातें शामिल करना चाहता है। फ्रीडम किसको बोलते हो आप? कि आपको कोई मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप फ्रीली बता सकें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये है स्वतंत्रता। ठीक है, आपको टॉर्चर ना कर पाए कोई, और ऐसा वातावरण पहले परिवार और दूसरे नंबर पर स्कूल प्रोवाइड कराएं बच्चों को, कि वो बिना घबराए, बिना डरे, घर पे पता लगेगा पिता मारेंगे, ये भय नहीं होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस का वातावरण पेरेंट्स के और बेटियों के बीच में होना चाहिए। सही बात। और बेटियों के बीच में और स्कूल में जो काउंसलर है उसके बीच में भी ऐसा वातावरण होना चाहिए। फिर ये जो आज आप देख रहे हो ये सब नहीं होगा, बहुत हद तक रुकेगा। पर आप कहो कि घर में से बाहर निकल जाऊं मैं 1 बजे 2 बजे, छोटी नन्ही बालिका बाहर घूम रही है मार्केट में, कपड़े उसके अच्छे सहूर वाले नहीं पहन रखे हैं, वो कुछ भी खा रही है कहीं, ये दिस इज़ नॉट फ्रीडम एक्चुअली। ये आप बोल रही हैं, अगर ये मैं बोलता तो बहुत सारे लोग कार्ड खेल के आ जाते। कार्ड मेरे खिलाफ भी खेल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ गया? जो बेटियों वाले लोग हैं उनको पता है ठीक है, कि बेटियां, मतलब कई बार मैं ये सोचती हूँ कि लड़का कुछ करके बाहर से आ जाता है तो इज्जत खराब नहीं होती माँ बाप की, और बेटी के साथ कुछ हो गया तो इज्जत खराब हो गई। ये इज्जत बेटी के साथ ही क्यों जुड़ी है, बेटे के साथ क्यों नहीं जुड़ी है? आप उसको क्यों नहीं टोकते, तू 12 बजे कहाँ से आया? सहमत। आप एक नेता पुरुष उधर से निकल रहा, उसको कोई नहीं बोलेगा। मैं उधर से अगर रात को निकल रही हूँ, ये कहाँ से आई है, ये क्यों? फिर आप ढोंग क्यों कर रहे हो कि आप समाज में बराबरी? क्या बराबरी, कहाँ बराबरी? क्यों बच्चियों के साथ, छोटी छोटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं? तो फिर ये रोकेगा कौन? ये सब वातावरण खराब भी वही लोग कर रहे हैं जो इस तरह की बात फैलाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए,
जिस आदमी को जानकारी नहीं है किसी भी विषय की, वो उस पर एक्सपर्ट राय जाहिर कर देता है। उसको मालूम ही नहीं भाई क्या चीज़ है, तो भी बोल देगा। हाँ। क्योंकि मीटर में खर्चा तो आ नहीं रहा, किसी के लिए भी खराब बात बोलते या लिखते। सोशल मीडिया इसलिए है क्या, ये प्लेटफॉर्म किस लिए है सोशल मीडिया का? किसी की निंदा करने के लिए क्या? अवेयरनेस। किसी को गाली निकालने के लिए क्या? तो अवेयरनेस कौन कर रहा है? ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया कि आप तो शुरू हो जाते हो, और एक शुरू हो जाता फिर सब उसकी राग में लाते। प्रतिक्रिया सब। पहले उस विषय की डेप्थ में तो जाइए आप। मैं महिला हूँ इसलिए महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज में संतुलन की बात कर रही हूँ। आप बेटे को भी एजुकेट कीजिए साहब, तब जाके काम चलेगा। बेटा तो कुछ भी करके आ जाए, वो तो शेर है वो, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है मैडम, स्पोर्ट्स में रुचि रखती हैं? मैंने सुना है नेशनल तक खेली हैं आप। जी मैं स्विमिंग भी करती हैं? मैं करती हूँ, अभी तो नहीं करती हूँ, यहाँ तो खैर समय नहीं मिलता है। कभी सब चीज़ों में मैं काफ़ी अच्छी थी। टेनिस, कबड्डी? मैं नेशनल तक खेली हूँ, मैं कबड्डी भी 8 बार नेशनल खेली हूँ। राजस्थान की उस समय बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी जी। और भारत में ही हमारी टीम कई बार, हम लोग बांग्लादेश गए थे एक बार, तो सब गोल्ड मेडल लेके आए। तो खैर काफ़ी पुरानी बातें हो गई। नहीं तो बता सकते हैं ना मैडम। लेकिन बेटियों को भी देखो, मैं कहूँगी हर सेक्टर में महिलाओं को भी हिस्सेदारी लेनी चाहिए। अगर महिला निपुणता से आपका घर चला सकती है, आपके बच्चे पाल पोस सकती है, आपके तीज त्यौहार मना सकती है, आपकी रिश्तेदारियों को निभा सकती है, तो महिला हर सेक्टर में काम कर सकती है। तो शायद गर्ल्स को अब इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि मॉडर्न ये सब था, नेशनल खेल के आना और ये करना, ये सब फ्रीडम थी। फ्रीडम ये नहीं होती कि मार्केट में घूमना, 1 बजे घर आना। देखिए मैं तो कह चुकी हूँ कि फ्रीडम तो अपने अपने हिसाब से लोग उसकी परिभाषा घड़ लेते हैं। ठीक है। फ्रीडम तो ये कहीं नहीं कहती है कि आप न्यूसेंस क्रिएट करो, आप गंदगी फैलाओ, आप वो नहीं करो। अब कोई कहे धर्म के आचरण पे, तो धर्म की तो लोगों ने अपनी मनमर्जी से परिभाषाएं गढ़ रखी हैं। जिसकी जैसी भावना उसका जैसा वेश। ठीक बात। तो चीज़ें क्या हैं, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं करें, आप चोरी नहीं करें, आप ऐसा झूठ नहीं बोलें जिससे किसी का नुकसान हो, आप साथ खड़े रहें। ये चीज़ मैं तो समझती हूँ इंसानियत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ आदमी बने न बने, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्या गेम्स के लिए सूरजगढ़ के पास पर्याप्त संसाधन हैं? नहीं है। इवन जब टूर्नामेंट्स आते हैं सरकार की तरफ से, जो विभागीय खेल, तब जाके कहीं कोई हलचल होती है। हमारे बच्चों के पास ना संसाधन है, ना मैदान है, ना प्रॉपर खेल के अधिकारी हैं, ना खेल का घंटा लगता है उसमें बतियाते हैं। तो अभ्यास का वो यहाँ वातावरण नहीं है। अभी तक बॉयज़ के लिए ही नहीं है, गर्ल्स की तो बात ही बाद में। किसी के लिए नहीं। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि स्कूल्स के पास अच्छे ग्राउंड हो, एटलीस्ट उसमें जो बेसिक खेल होते हैं, हमारे विभाग जो टूर्नामेंट्स कराता है वो तो होने चाहिए। तो मैडम ये फैसिलिटीज जितनी जल्दी अवेलेबिलिटी इनकी हो सके, इसको कौन तय करेगा? फैसिलिटीज़ के मोहताज रह के आप नहीं कराओगे खेल तो हो गया। फिर तो कबड्डी में मैदान स्कूल के पास है, क्या फैसिलिटी चाहिए आपको? दौड़ में आपको क्या फैसिलिटी चाहिए? आपके पास फुटबॉल के ग्राउंड है। देखिए फैसिलिटी से कोई खिलाड़ी बहुत नेशनल इंटरनेशनल स्तर का बन गया, वैसा नहीं है। अभ्यास क्या कौन कराता है? आपके पास आपके कोचेज अच्छे होने चाहिए और सतत अभ्यास होना चाहिए, तब जाकर काम चलेगा। हम बोल देते हैं कि फैसिलिटी नहीं है, पर जो मैदान हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के पास है उनका रख रखाव तो है क्या? उनका रखरखाव भी नहीं है और साथ में उनमें गोखरू खड़े जो बच्चों को चुप जाते भी हैं। नहीं है। हमारे जो पीटीआईज हैं वो दैनिक खेल अगर कराएं तो प्रतिभाएं भरी पड़ी है हमारे यहाँ। प्रतिभाएं हैं, लेकिन संसाधन तो अपर्याप्त हैं। संसाधनों पे ही मत जाइए। मैंने बताया कि सब कुछ तो संसाधनों से डेवलप नहीं होगा। आपको कौन कह रहा है कि आप क्रिकेट में सब, आप जो आपके जो रूरल एरिया के खेल हैं, कबड्डी है जिसमें खो खो है, कुश्ती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेसेज, इनमें तो खेल के मैदान है आपके पास। स्विमिंग तो देखिए सब जगह नहीं है, तो स्विमिंग ना हो तो भी चले यार। स्विमिंग शहर के लोग कर लेंगे, हमारे गांव के लोगों के पास शरीर का सौष्ठव और बल है, उसके बलबूते पर रेसर बनो ना आप। टेनिस
नहीं वो देखिए, बास्केटबॉल। देखिए सुनो, ये तो ऐसे खेल है जो यहाँ, बास्केटबॉल तो अपने पास ग्राउंड है, लेकिन सब स्कूल्स जगह में भी अवेलेबिलिटी नहीं है। स्कूल्स में भी है, तो जहाँ है वहाँ भी काम नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। मैं यही बोल रही हूँ कि कोई, मतलब सरकार सब कुछ आपके द्वार ला के रख देगी, तब कौन सा आपकी मानसिकता हो, नहीं होगी तो कर लोगे आप। लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं वो तो करेंगे। करना चाहते हैं उनके लिए कोई बाधा ही नहीं है। अब बताइए क्या करें। वो अभ्यास करें, दैनिक अभ्यास करें। पर अभ्यास के लिए जैसे मैंने बताया, जैसे कोई बच्चा स्विमिंग में आपकी तरह अच्छा होना चाहता है, कहाँ जाए? आप तो एक बात कह रहे हो जो मैंने की थी। जी। मुझे वो फैसिलिटी वहाँ मिली थी, पर मेरे यहाँ नहीं होती तो मैं तो कबड्डी भी खेलती थी। वो बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? ठीक है, मैं लेकिन कबड्डी भी खेली हूँ। डिमांड तो हम रख सकते हैं ना कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। रख सकते हैं। हमारा जो भौगोलिक वातावरण है, हमारी जो यहाँ की जलवायु है, हमारे यहाँ का जो खेलों का स्वरूप है, हमारे यहाँ की खेल मैदानों की स्थिति है, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनमें हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है मैडम, शिक्षा के क्षेत्र से भी आप जुड़ी हैं और ओपन माइंडेड भी हैं। लव मैरिज को आप सपोर्ट करती हैं, नेगलेक्ट करती हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं? देखिए, आपने ये ऐसा प्रश्न पूछा है कि ये व्यक्ति की चॉइस, खुद की निजी चॉइस है जी। कि वो लव मैरिज करता है या अरेंज मैरिज करता है। बहुत सारी अरेंज मैरिज भी टूट रही हैं, बहुत सारी लव मैरिज भी टूट रही हैं, बहुत सारी अरेंज मैरिज भी सक्सेस हो रही हैं और बहुत सारी लव मैरिज भी सक्सेस हो रही हैं। जी। तो कौन सा अच्छा है ये नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा अधूरा मुझे लग रहा है। टाइप ऑफ मैरिज, मतलब कैसी मैरिज करनी है, कौन सी कास्ट में करनी है, किससे करनी है, ये आपका बिल्कुल निजी सवाल है। आप क्या करना चाहते हैं? कोई, सब लोग तो देखिए समाज में भी अच्छे नहीं हैं, सब लोग समाज में भी बुरे नहीं हैं। औरतें, आदमी, सब तरह के, सब समाजों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा ऐसा है कि इसमें व्यक्तिगत आपको क्या पसंद है वो। इंटरकास्ट को ठीक मानती हैं आप अपने पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू कास्ट तो देखिए मैं बता दूं आपको कि कास्ट किसने बनाई? से? भगवान ने तो कास्ट नहीं बनाई। ठीक है, आपके और मेरे ब्लड को निकाल के छोड़ने पे आप बता देना आपका कौन सा, मेरा कौन सा है। सही बात। तो कास्ट तो देखिए, और आज थोड़ी सीमाएं ब्रॉड हो गई हैं कि कास्ट फैक्टर जो है वो एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि कास्टिज्म हावी भी होता जा रहा है, कुछ सेक्टर्स में कास्टिज्म हावी भी हो रहा है, पर ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कास्ट वाली। हाँ, उतना रखना चाहिए कि भाई गांव में गांव के बच्चे आपस में शादियां नहीं करें, ये होना चाहिए। मैडम, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, योगा अभ्यास, भरोसा करती हैं इन सब पे? देखिए, मैं 5 बजे उठती हूँ, वॉक करके आती हूँ, योगा करती हूँ, ध्यान करती हूँ, स्नान और पूजा पाठ करती हूँ। डेली ये रूटीन होता है? डेली का रूटीन होता है। और फिर इसके बाद मैं 10 बजे स्टार्ट करती हूँ कि आने वाले लोगों की मैं बात सुनूं, कुछ अपनी निजी बातें लेके आते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाना टफ नहीं होता? नहीं, बाहर नहीं जाना होता है, मेरे कैंपस में काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो मैं वहाँ घूमती हूँ। आपके लिए सुविधा है। हाँ, और 10 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ, लोग आते हैं, कोई बहुत सारे लोग मुझे डिस्कस करने भी आते हैं चीज़ें, अपनी बातों को लेके भी आते हैं, कुछ कठिनाइयों को भी लेके आते हैं। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैडम, कोई उपन्यास या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के लिए शौकीन हैं? कुछ ऐसी हॉबी है? मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी में सब उम्दा किताबें हैं। मुझे लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। मैं समय निकाल कर बुक भी पढ़ती हूँ, बहुत सारी अच्छी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मेरी लाइब्रेरी में भी हैं, और पहले काफ़ी लिखा है मैंने। अभी तो लगभग विराम लग गया है क्योंकि समय कम मिल पाता है, वरना थोड़ा सा मैं सर्फिंग करती हूँ। मैं देश दुनिया के बारे में भी बहुत जानने की इच्छुक रहती हूँ। जी, कुछ अच्छी बुक्स यूथ के लिए सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, आप कौन सी तरह की किताबें पसंद करते हैं मुझे नहीं मालूम। लिटरेचर में काफ़ी अच्छे ऑथर्स हैं, उनको पढ़िए। कुछ जीवनियाँ अच्छी हैं, उनको आप पढ़िए। कुछ पोइट्री में अच्छी बुक है, उनको पढ़िए आप। तो आप अच्छी किताबों को पढ़िए जिससे आपको कुछ सीख मिले, आप किसी को के सामने बैठकर बोलें तो अच्छे शब्द आप बोल सकें। ऐसा पढ़ाई तो करनी चाहिए और देश दुनिया के बारे में जानने का प्रयास भी करना चाहिए। कहाँ की भौगोलिक स्थिति, कहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, ये सब आपको आना चाहिए।
इस सत्र का मैडम सबसे बड़ा सवाल कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। वैसे तो अब तक बहुत सारी चर्चाएं उसके ऊपर हो चुकी हैं, हमारे पॉडकास्ट में भी बहुत चर्चाएं उस पर हुई हैं, लेकिन आज आप हमारे सामने हैं तो मैं पूछ लेता हूं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं इसके ऊपर, किसके सहयोग से ये काम हुआ। निश्चित रूप से देखिए मुख्यमंत्री का तो इसमें है, क्योंकि पैसा उन्होंने दिया है और पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही भी है, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर भी इसका श्रेय ले रहे हैं। और कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये योजना बनी बनाई सारा काम हुआ और 5 साल गर्त में डालने का काम इन्होंने किया। जो आज कह रहे हैं कि मैंने कंपेनिंग इसी बात की, उनको मालूम ही था कि ये तो होना ही है, क्योंकि ये योजना चालू उस समय हुई थी, ये कार्य योजना बनी उस समय थी जब भारतीय जनता पार्टी की 13 में सरकार थी। उनको मालूम था। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन ज्वाइन किया और हम सब लोग बधाई देने गए, उस दिन हमने कहा था कि साहब हमारा तो एक काम कर देना, और हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट में हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो हमारे लिए की है, हमारे कहने से की है। ठीक है। और अभी जब आए थे मुख्यमंत्री जी का दौरा था चिड़ावा में, यहाँ के लोग कार्यकर्ता सूरजगढ़ के गए थे, वो उस समय भी कह के गए थे कि आप लोगों को पानी पिलाने का काम करेंगे। और जो आदमी, मुझे हंसी किस चीज़ की आ रही है कि पिछले 5 साल उन्होंने भाजपा के विधायक को एक बात का श्रेय नहीं लेने देगा, मेरी सरकार है। तो आज है क्या उनकी सरकार? ठीक है। वो लोकसभा भी लड़े थे, वो विधानसभा भी लड़े थे, और उनकी फूंक से घास जलता था उस समय। जान के तबादले करा दिए थे उन्होंने, तो कुंभा नहर भी स्टार्ट कराते, तब तो हम मान जाते कि उन्होंने किया है। आज मैंने कराई। विधानसभा में खड़े होके बोलने का मतलब ये नहीं, प्रत्येक विधायक बोलता है वहाँ तो जी, मांग भी करेगा, पर उनके कहने से होगा, ये कहाँ का है, कहाँ लिखा हुआ है ये जी। और कैसे हो गया जी? मेरे घर का मालिक तो मैं हूँ, आपके घर के मालिक आप हो, आपका पड़ोसी आपके घर के फैसले करके जाता है क्या? ये कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट के फैसले? मैडम अगर पॉलिटिकल अगर बयानों की हम बात करें, जनरली तो वैसे आप सूझबूझ से बोलती हैं, ज़्यादातर चीज़ें देखने को आपके बारे में और सुनने को कमी मिलती हैं, लेकिन पिछले चुनावी कैंपेन के दौरान आपने कहा कि अगर पीएम मोदी को वोट नहीं दिया तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, नौकरी नहीं करने देंगे, बैग पैक कर लेना। ये आपने आई थिंक नहीं सुना था। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। आपने एक यूट्यूबर, नहीं, आप उसमें बोल रही हैं, बोल रही हूँ ना कि आप क्या क्या बोल रहे हो और मैं उसमें क्या क्या अभी जो मैंने आपसे बातचीत की उसमें बहुत सारे चेंजेस करोगे आप, कहीं से कट करोगे, कहीं से पेस्ट करोगे। वो कट पेस्ट की चीज़ थी, वो भी इन्हीं का दिमाग था, इन्हीं की खुराफात थी। कहाँ का बोला, कोई 13 का बोला सेंटेंस और कोई 23 का बोला सेंटेंस और कोई लोकसभा का बोला सेंटेंस, ले ला के 1.5 घंटे के पूरे एक भाषण को 10 मिनट में 5 मिनट में समेट के, और ऐसा शानदार, वाह, मैं अचंभित हूँ कि ऐसी खुराफात भी लोगों के दिमाग में आती है, ऐसे एक्सपर्ट भी हैं लोग। वो सब फेक चीज़ थी, कंप्लीटली एडिटेड है पूरा। आप उसको बुला के पूछ लीजिए और वहाँ पे उस दिन राजस्थान पत्रिका थी, दैनिक भास्कर थी, सारे न्यूज़ चैनल्स थे, जी न्यूज़ थी, वो नहीं दिखाते क्या? वो 4 दिन बाद एक यूट्यूबर का कैसे आया? उन लोगों ने तो नहीं लिखा ऐसा कुछ भी। मेरा भाषण तो उनके पास भी है, मंगा लीजिए उनसे आप। जी टीवी के पास भी है, फर्स्ट इंडिया के पास भी है, उसमें तो नहीं बोल रखा मैंने ऐसा। पर मैं क्यों सफाई दूं? करने दो ना इनको, क्या क्या कर रहे हैं ये, क्या क्या एडिट कर रहे हैं, क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है? ये हैं कौन जिनको मैं सफाई दूं? क्यों दूं? मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किसने इतना दिमाग खर्च किस लिए किया? इतनी समय में, इतने दिमाग खर्च करने में, इतना पैसा लगाने में, दिल्ली जाके बनवा के लाने में जो खर्चा लगा, उसको अपने घर में क्यों लगाया ना? कोई पंखा खरीदा होता, कोई और टेबल कुर्सी मंगाई होती, बच्चों को कपड़े वपड़े ला दिए होते। एक खुराफाती लोग हैं जो करते रहने। मैडम बीजेपी पार्टी से आप जुड़ी हैं, और बीजेपी पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति के लिए एक तरह से जानी जाती है, तो क्या आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, कैसे देखती हैं इसको? धर्म की राजनीति किसे कह रहे हो? आई डोंट नो। हिंदुइज्म, हिंदू अपनी अपनी परिभाषाएं। हिंदू होना किसने कहा खराब? सनातनी होना चाहिए, देश पे फक्र होना चाहिए। हमारा देश भारत माता बोलता है, विश्व में कोई और है जो
माता बोलता है। तो ये मुझे बताओ तो सही, किसके खुजली चल रही है ये? सनातन धर्म को जिंदा रखना चाहिए। सनातन धर्म ये कहता है कि गरीब का हाथ पकड़ के चलो, दया करो, दान दो, सत्य बोलो, मदद करो, वात्सल्य रखो। ये सनातन धर्म कहता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सनातन धर्म कहता है। तो किसके किसके दर्द हो रहा है इस बात से? हम हैं सनातनी, हम मानते हैं भारत माता, ठीक है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं और हम हिंदुस्तान की रगों में बहने वाला खून है हम लोग भारतवासी। तो किसी को क्या प्रॉब्लम आ गई साहब? और मैं किसको मानती हूँ, ये किसी का सिरदर्द क्यों है? आप मत मानो, ठीक है। और जिसको नहीं मानना मत मानो ना। लोग दुआई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि धर्मनिरपेक्ष देश लिखा। अब बताए ना कॉन्स्टिट्यूशन को, आप बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि संविधान में बदलाव कब कब हुए और किस किस ने किए और कब कब किए। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सबसे ज़्यादा संविधान में जो परिवर्तन किए वो इंदिरा गांधी ने किए, कांग्रेस ने किए। सरकार इंदिरा गांधी हार गई तो मुझे बताओ कि आपातकाल क्यों लगा दिया? हाँ हाँ, गलत। जो लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ जी, संविधान को बदल देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, उन लोगों को मालूम ही नहीं है जी। उन्होंने पढ़ना छोड़ो, संविधान की के दर्शन तक नहीं किए हैं। संविधान को कोई तोड़ मरोड़ ही नहीं सकता। उसमें सब जो व्यवस्थाएं हैं, सारी दुनिया के सारे संविधानों की स्टडी करने के बाद एक अद्भुत मिश्रण हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो संविधान की हमारी पुस्तक लिखी गई, वो कठोर भी है, लचीला भी है। लेकिन उसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो सर्वाधिक किसके राज में हुए हैं, ये स्टडी करने का विषय है। कांग्रेस के राज में हुए, निजी हितों के लिए हुए। यहाँ जो भी परिवर्तन 11 साल में हुए वो जनता के हित के लिए हुए। धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं? मेरे मत से हटनी चाहिए थी। 3 तलाक मुस्लिम बहनों के माथे पे कलंक था, वो खत्म होना चाहिए था। होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक नहीं है, जबकि यहाँ कर रखा था। ठीक है। ऐसे जो बहुत नेसेसरी है, देश के हित के लिए हैं, उनके अलावा जो बोगस कानून थे, जो अंग्रेजों के समय से बने थे, जो यूजलेस हो रहे थे, उसके अलावा ठीक है कुछ भी परिवर्तन ना तो हमने किए। और संविधान की पुस्तक हमारे लिए आदर और सम्मान का विषय है। हमने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, हमने उनका फोटो लोकसभा के हॉल में लगाया, हमने इस सब गांधी स्मारकों का सब जगह रख रखाव किया। हमने क्या किया? हमने कौन सी ऐसी चीज़ की जिसमें धार्मिक कट्टरता दिखती है? सब में समाहित करने वाला सनातन धर्म है जी। तो इनको चुप रहा तो चुपता रहेगा। मैडम, बेरोजगारी पे बहुत बात होती है, आप एजुकेटेड भी हैं और शिक्षा से जुड़ी भी हैं, बार बार इसीलिए सवाल आपके लिए कुछ ज़्यादा आ रहे हैं शायद। तो क्या समाधान होने चाहिए? देश को कोई दिशा निर्देश इस बारे में आप दे सकती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग ऐसे किए थे जिसमें हमारा यूथ सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागे, आत्मनिर्भर बने। उसमें बहुत सारी हमने ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया के लिए स्टार्टअप योजनाएं हमने चालू की और उसको लेकर बहुत लोगों ने काम भी किया है और बहुत लोग खड़े हुए हैं, आपको बता दूं अपने। ठीक है। अब देखिए, इतना विशाल भारत है, उसमें हम ये कहें कि भाई सबको ही नौकरी लग जाएगी, तो आजकल सब कुछ कंपटीशन से है, एग्ज़ाम फाइट करने पड़ते हैं, मेरिट पे डिसाइड होती हैं चीज़ें। तो मैं अगर नहीं पढ़ूं, मेरे मार्क्स से अगर 32-36% आए तो और मैं सपना देखूं कि मैं कलेक्टर बनूं, तो कैसे पॉसिबल है? तो कुछ लोगों को सब सेक्टर्स में अपने काम भी शुरू करने चाहिए। उसके लिए मुद्रा लोन प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड करवाया है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की हमने बहुत सारी योजनाएं चालू करी हैं, तो वहाँ से सीख कर खुद के काम भी करने चाहिए। हाँ, प्रत्येक नागरिक को बेसिक सुविधाएं मिले, ये प्रयास होता है सरकारों का। लेकिन सने सने हमारी मानसिकता क्या हो गई कि ज़रा सा हम पढ़ लिए तो हम तो नौकरी ही करेंगे, खेती पड़ी है तो पड़ी है,
देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर कई लाखों का पैकेज छोड़कर वापस आकर आज नए सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है। और जिसमें खेती है, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, और बहुत सारी सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में लोग आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बेरोज़गारी एक समस्या, पर धीरे धीरे हम जो है वो इस पर काबू पाते जा रहे हैं। इस दिशा में निरंतर काम चल। पॉपुलेशन भी क्योंकि लगातार बढ़ रही है और ये समस्या बड़ी हो जाएगी अगर आने वाले समय में समाधान नहीं हुआ तो। ठीक है मैडम, राजनीति में कोई आइडियल है? बिल्कुल, मोदी जी मेरे आइडियल हैं। और मैंने बहुत लोगों की जीवनियाँ पढ़ी हैं एक्चुअली। जी। मैंने मोदी जी को काम करते देखा है। उनकी कार्यशैली से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। वैसे तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने देश की ही फिक्र की है। ठीक है। और खूब काम भी देश के लिए किया है, पर उनकी कार्यशैली से मैं कहीं बहुत गहरे तक प्रभावित हूँ। और इस समय जो काम राजस्थान में हो रहा है, देखिए मैं मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करूँगी कि वो कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, कार्यकर्ता की सुनकर उसको साथ लेकर काम करने का तरीका। तो मैंने बहुत कुछ अपने पिता से सीखा। घर के वातावरण से आदमी बहुत कुछ सीखता है। ठीक है। घर में अगर आपके यहाँ सामंजस्य का वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, दया सहानुभूति का वातावरण है, तो आपके जीवन में ये चीज़ें अमिट छाप की तरह छप जाती हैं। और आप फिर, अब मुझे अगर कोई कहे कि फला आदमी ने आपके लिए इतना गलत बोला, उसको जवाब दीजिए, तो मैं कई बार ये सोचती हूँ फिर मैं और वो तो बराबर हो गए। अगर मैंने भी वही भाषा यूज़ की तो लोग मेरे को उसके समकक्ष खड़ा पाएंगे। तो मैं उसके लिए खुद को क्यों नीचा करूं? तो बहुत सारी बातें, देखिए वैसे तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपके स्टूडियो से भी कुछ सीख कर जाऊंगी जी। और मैं कहीं जाती हूँ वहाँ से भी कुछ सीख कर आती हूँ, और सीखना चाहिए। बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। ठीक है। पर क्योंकि राजनीति बहुत टेढ़ा काम है, मुश्किल भरा काम है। आपने एक व्यक्ति के 10 काम करा दिए और 11वां काम नहीं हुआ तो पीछे के 10 समाप्त आपके। कुछ नहीं किया मेरा, ये सुनने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद भी तो वो बेचारा कार्यकर्ता हमसे ही तो करेगा। हमारे लिए भागता है, हमारे लिए पैसा खर्च करता है, समय खर्च करता है, वोट डलाता है, हमारी जय जयकार बोलता है, हमारे लिए लड़ाई करता फिरता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसके कंधे पे एक स्नेह का हाथ रख के हम भी उसकी बात को पूछें। ऐसी आदत मैंने मोदी जी में देखी है। ठीक है। कोई इंटरनेशनल और या बीजेपी से बाहर कोई ऐसे पॉलिटिशियन जिनमें कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आइडियल हो? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं। आपको मैंने अभी एक बात बोली है, कोई ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिशियन से ही हम सीख सकते हैं। समाज के किसी, मैंने बहुत सारी बातें बहुत सारी जगह से सीखी। और मैं आज अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत लॉस मुझसे नहीं हो सकता जी, क्योंकि मेरी ऐसी नेचर नहीं है, मेरी ऐसी शिक्षा नहीं है, मेरा ऐसे वातावरण में पालन पोषण नहीं हुआ है। तो आदमी जीवन भर किसी न किसी से अच्छी बातें सीखता। मैं क्योंकि धार्मिक यात्राएं बहुत करती हूँ, मैं क्योंकि अच्छे संत महात्माओं से खूब मिलती हूँ, तो मेरे जीवन में एक्चुअली वो चीज़ नहीं है जो थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे, उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकती। ठीक है। मूवीज़ देखती हैं? देखती हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों ही मूवी देखती हूँ। कोई ऐसी सेलेक्टिव देखती हूँ। हाँ, कोई ऐसी प्रेरक मूवी जो अच्छी लगी हो? बहुत सारी मूवी है जो मैं देखती हूँ। खोजी चीज़ें ज़्यादा देखती हूँ। तो एक दो मूवी का अगर आप नाम बता दें जो अच्छी लगी हो।
आपको चाहने वाले जो लोग हैं? बहुत सारी लगी हैं। और मेरे जानने वालों को मैं ये कहूँगी कि देखिए, मूवी वैसे तो नाटकीय चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ से कुछ ना कुछ तो सीख मिलती ही है। तो खोजी चीज़ों को ज़्यादा अपनाइए आप। वैसे मूवीज कहा जाता है समाज का आईना होती हैं, जो हाँ, घटित हो रहा हो। सामाजिक विषयों पे ही मूवी बनती है। पारिवारिक मूवी होती हैं, थ्रिलर होती हैं, फिर कुछ प्रेम कहानियाँ होती हैं। ये तो तरह तरह की जो मूवी हैं, पर कुछ अच्छी मूवीज़ भी बनी है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी बढ़ती है। जी हाँ, आप अपडेट होते हैं। यस, आप उनसे सीखते हैं कुछ। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इंटरनेट पे सर्फिंग ज़रूर करना चाहिए। देश दुनिया में जो घटित हो रहा है वो आप अपडेट रहेंगे तो आप चल पाएंगे। ठीक है। आउटडेट, आपकी दवाई भी एक्सपायरी डेट हो जाएगी तो फेंक देंगे आप उसको। आप कपड़े का भी रंग उड़ गया तो आप कहोगे कि रंग उड़ गया, फेंक दो उसको। तो खुद को चुस्त दुरुस्त और अपडेट रखना चाहिए। इसलिए बहुत सारी बुक पढ़नी चाहिए, बहुत सारे लोगों के थॉट्स पढ़ने सुनने चाहिए, सर्फिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए। स्ट्रेस वगैरह कभी होता है राजनीतिक जीवन में? स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में होता है। दूर कैसे करती हैं? कोई अगर बोले कि मेरे नहीं होता, ऐसा नहीं है। इंसान के खुशियाँ भी आती हैं, थ्रिल भी आता है, तो sorrow भी आता है, तो स्ट्रेस भी होता है। पर ठीक है, मेरे पोता पोती हैं, मैं उनमें ध्यान लगाती हूँ, मैं बच्चों से बात करती हूँ, कोई बहुत अच्छा गाना सुनती हूँ। मुझे बहुत लगाव है संगीत से। मैं पुराने गाने बहुत सारे मुझे आते हैं, गाती भी थी, मैं अभी भी गाती हूँ। और सुना पाएंगी? नहीं, सुनाऊंगी नहीं, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर मंच एक्चुअली, है ना। तो अच्छी म्यूजिक सुनना चाहिए। मैं अच्छा म्यूजिक सुनती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ, बेटों से बेटी से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ लूडो खेलती हूँ कभी कभी। और उधर गाय मेरी रहती हैं, उधर चली जाती हूँ, किसी कार्यकर्ता को फ़ोन लगा के बात कर लेती हूँ, और 2 मिनट में स्ट्रेस काफूर हो जाता। ठीक है। जीवन में सुरेंद्र अहलावत जो हस्बैंड हैं, राजनीति को लेकर के देखें या बाकी चीज़ों को लेकर के देखते हैं तो कितना सपोर्ट रहता है? उनके बिना एक्चुअली मैं खुद की कल्पना नहीं कर पाती हूँ। मेरी शादी बहुत छोटेपन में हुई थी। मैं आपको बताऊंगी कि वो मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे। ठीक है। तो उनका तो मतलब उनके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाती हूँ। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है, 2 पोते हैं, 1 पोती है, दामाद हैं, दोहिता है। मेरी फैमिली एक्चुअली आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ बंधी है। पर सुरेंद्र जी अहलावत हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे सब का ध्यान रखते हैं। मिस्टेक अगर मैंने की है तो मुझे कहने में भी नहीं कोताही रखते हैं। किसी ने और की है तो उसको भी कहने में चूकते नहीं है। ये बात मुझे उनकी अच्छी लगती है कि वो एक अवसर देते हैं कि मैं करेक्ट कर लूँ अपने आप को, मैं फील करूँ कि आई वॉज रॉन्ग। तो वो सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं, उनका बहुत अच्छा नेचर है, वो बहुत भले इंसान है जिसको मैं कहना चाहिए। और आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं उनकी बदौलत। पूरा सहयोग है। ठीक है। देखिए, राजनीति में बयान सबके आते हैं, सही बात है, और आपस में कहते भी हैं। लेकिन रिसेंट में हमने हमारे स्टूडियो में ये भी सुना कि जैसे विधायक श्रवण कुमार भी आपके यहाँ फंक्शंस में, शादियों में, इन सब में आते रहते हैं। तो क्या राजनीति के बाहर सब चीज़ें नॉर्मल हैं और अच्छी रहती हैं? एक राजनीति से परे निकाल के सब चीज़ें बात करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति कोई माँ बाप नहीं है अपना। सामाजिक सरोकार को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठीक है। कोई के शादी ब्याह में तो चलिए आपको कोई बुलाता है नहीं बुलाता है, डिपेंड करता है इस पे, पर किसी के दुख तकलीफ है तो जाना चाहिए। ठीक है। और संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, और कार्यकर्ताओं को भी नेताओं के कारण आपस में सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये संदेश है सूरजगढ़ के लिए। बिल्कुल। मैं तो मंचों से भी ये बात कहती हूँ कि भैया राजनीति में तो लड़ाई ही नहीं है। कौन किसका शत्रु बन जाता है, कौन किसका मित्र बन जाता है। यहाँ ना शत्रुता परमानेंट है ना मित्रता परमानेंट है। जी। तो
मतलब नेताओं के आपसी व्यवहार के कारण या रोका टोकी के कारण ये तो आपको सामाजिक सौहार्द और आप अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। जी, ठीक है। मतलब आप बातचीत को और जितने भी माध्यम हैं, मतलब एक तरह से भरोसे को, स्नेह को, इन सबको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और ये नहीं है कि मतलब बातचीत ही बंद हो जाए किसी के साथ या राजनीतिक मतभेद हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अमूमन मेरी बात नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। और मैं ये भी मानती हूँ कि देखिए, आपके अगर वैचारिक मतभेद हैं तो कहीं बहस करने की बजाय, तू मैं करने की बजाय ना बोलना बेहतर हो रहता है। तो जिससे आपके आइडियाज़ नहीं मिलते, जिससे आपका स्नेह संबंध नहीं है, उससे आप उतनी बातचीत क्यों करें? बात में से बात निकलेगी, ठीक है, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ऐसी बात ही क्यों करें जो कल को विवाद का विषय बने। तो मेरा मानना यह है कि संतुलन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी। राजस्थान के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उनमें से अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री आपकी नज़र में आप किसको मानते हैं? नहीं, देखिए, कई कई विषयों में कई कई लोग सब, आदरणीय भैरू सिंह जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय भजनलाल जी, देखिए, ये लीग से हटकर जो पब्लिक वेलफेयर के काम कर रहे हैं, ये सबने अच्छे काम किए। जी। राजनीति में तो बरकरार रहने का आपका प्लान भी है, और आप कह रही हैं कि जब तक बॉडी काम करेगी सेवा ज़रूर करेंगे। तो विज़न क्या है? अगर विज़न की अपन बात करें तो सूरजगढ़ की जनता के लिए क्या दिमाग में चीज़ें हैं कि हाँ, अगर अब आगे अपन आते हैं किसी भी रूप में तो ये चीज़ें तो अपन करेंगे ही करेंगे। देखिए, मैं इस विधानसभा की बेटी हूँ जी। मेरा ससुराल भी यहाँ है, मेरा ननिहाल भी यहाँ है, मेरा कार्यक्षेत्र भी यही है। जी। तो एक कण कण से मेरा नाता है, एक एक घर से मेरा रिश्ता है। जी। मैं ये चाहती हूँ कि जिले की सबसे अगड़ी विकास के दृष्टि से सूरजगढ़ होना चाहिए। ठीक। कई मायने में सूरजगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सूरजगढ़ के हर घर में आपको फौजी, रिटायर्ड या वर्तमान में मिलेंगे। सूरजगढ़ के हर गांव में, हर ढाणी में शहीदों की प्रतिमाएं आपको मिलेंगी। और स्त्री शिक्षा में भी सूरजगढ़ खूब आगे है। यहाँ का किसान भी प्रगतिशील किसान है। खेती में भी अभिनव प्रयोग यहाँ के लोग जोजोबा की खेती कर रहे हैं, फिर सफ़ेद मूसली की खेती कर रहे हैं, मतलब फिर अगर बागवानी में भी एडवांस काम हो रहा है। तो यहाँ और हरियाणा के बॉर्डर से जुड़ा राजस्थान की ये अंतिम विधानसभा सब दृष्टियों से मतलब महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की सड़कें, कनेक्टिविटी और बेहतर बननी चाहिए। स्कूल्स में बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण, मूलभूत सुविधाएं पूरी करता हुआ सभी अध्यापक के पद भरे हों और परीक्षा परिणाम अच्छा निकले, ये होना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। यमुना के पानी में 10% हिस्सा आने के बाद सूरजगढ़ विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी, क्योंकि सिंचाई का पानी आ जाएगा। बाकी मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी काम हमने किया है। सड़कें भी, अब देखिए, पिछले बजट में 72 करोड़ रुपए की सड़कें होकर आई, जिसमें 2 बड़ी MDR है। तो निरंतर काम चल रहा है, लेकिन काम बहुत बाकी है। ठीक है। एक तो गांव में प्रॉपर कीचड़ बाहर निकलना चाहिए, रास्ते पक्के होने चाहिए। धूल दूसरी रास्ते, धूल उड़ती हुई, बच्चों का स्वास्थ्य खराब, बूढ़ों का स्वास्थ्य खराब, ये सब चीज़ों में हम लगे कर लेंगे। ठीक है मैडम। सूरजगढ़ की जनता और यूथ के लिए कोई संदेश? मेहनत करे यूथ, और जिस सेक्टर में पैर रखे उसमें स्पेशलाइजेशन करे। क्योंकि देखिए, औसत व्यक्ति की पूछ नहीं है, औसत व्यक्ति की बिसात नहीं है, कोई पूछता नहीं है। इसलिए जहाँ भी कदम रखो, मोची का बच्चा भी अगर जूती बनाता है तो इतनी उम्दा बनाए कि खरीदने वालों की लाइन लगी रहे। तो जिसमें आप काम कर रहे हो, खेती है, नौकरी है, व्यवसाय है, कुछ भी है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ स्पेशलाइजेशन रखो, वहाँ उत्कृष्ट परिणाम दो और अपनी
छाप बनाओ, ये मैं यूथ को कहना चाहती हूँ। ठीक है। और गलत दिशा में आपका कोई शोषण नहीं कर पाए, आपकी ऊर्जा का कोई मिसयूज नहीं कर पाए, और देखा देखी में आप गलत ट्रैक पे नहीं चले, नशे से दूर रहें, क्योंकि आप किसी की जिंदगी हो, आप माता पिता की आंख का तारा हो, आप आने वाले भविष्य में भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनने वाले हो। सो दैट आपको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो आपको कहीं राह भटका दे। ये मेरी यूथ के लिए बात है। और मैं समाज के तमाम लोगों को कह रही हूँ कि उतना राजनीति में भी मत घुसिए, परिवार को समय दीजिए, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दीजिए। मैं गांव के लोगों को कई बार कहती हूँ कि स्कूल में जाइए, देखिए तो सही अध्यापक सारे आए हैं क्या, आए हैं तो पढ़ा रहे हैं क्या, अस्पतालों में प्रॉपर सफाई है क्या, गांव के खेत में किसके खेत में टाका बना हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उन योजनाओं का लाभ क्या जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा तो वो बुकलेट, वो ब्रोशर हम जाके दे आएं तो हमारा क्या घट जाए। तो सामाजिक सरोकार के सारे विषयों को टच करना चाहिए। और लास्ट में, मैं जब तक जिंदा हूँ जी, इस सूरजगढ़ विधानसभा के तमाम मेरे भाई और बहनों के लिए मेरे घर के दरवाजे सदैव खुले हैं। मैं सम्मान करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, मैं चिंता करती हूँ, और मैं खड़ी हूँ। मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ। जी मैडम, बहुत सारी बातें हमने आपसे करी, बहुत सारे हमने तीखे सामाजिक, राजनीतिक, निजी सवाल हमने आपसे पूछे और आपने बेबाकी से उनका जवाब दिया। बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ आपने सभी बातें हमें बताई। मैं मानता हूं कि सूरजगढ़ के लोग ही नहीं, बाकी जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे ज़रूर आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे, कुछ सीखेंगे। आपने इतना समय हमें दिया, मैं एक बार फिर से आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं। इस पूरे पॉडकास्ट में कौन सी बातें आपको अच्छी या बुरी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जो आपके सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं मैडम से, वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं, हम फिर से और पॉडकास्ट करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।